नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान देते हुए यूनिट 7 जिसमें आपकी कहानियां हैं उसे आज से आरंभ कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं राजेंद्र बाला घोष से। राजेंद्र बाला घोष की हमारे सिलेबस में दो कहानियाँ लगी हुई हैं। कौन कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बात और जुलाई वाली। तो हम क्रमशः दोनों कहानियों को रफ्तार में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चंद्रदेव पहले हम थोड़ा सा बंग महिला के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष का जन्म चंद्रनगर में कोलकाता 1882 ईस्वी में हुआ था। निधन 1950 ईस्वी में हुआ। हिंदी के प्रथम महिला कथाकार बंग महिला। मूल नाम राजेंद्र बाला घोष की ख्याति उनकी बहुचर्चित कहानी दुलाई वाली, जिसका सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, के कारण हुई है। हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानियों में शुमार यह कहानी कुछ विद्वानों की दृष्टि में हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी है। इनकी कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह 1912 ईस्वी में अत्यंत प्रसिद्ध है। बंगला की अनेक कहानियों को हिंदी में अनुदित करने का सफल श्रेय इन्हें प्राप्त है। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 बेहद चर्चित है। यह राम प्रसन्न घोष मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी की पुत्री तथा पूर्णचंद्र घोष की पत्नी थी। ये कौन थे दोस्तों? इनके पिता का नाम जो था राम प्रसन्न घोष था और ये पूर्ण घोष चंद्र की पत्नी थी। हिंदी कथा संसार में इनकी लेखन के प्रेरणा स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। देखिए दोस्तों, हाइलाइटर से पहले ही हाईलाइट है। तो हिंदी की पहली छापामार लेखिका कौन हुई? तो बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना, स्त्री स्वतंत्रता इत्यादि की जो अलग जगाई वह अद्भुत है। फेमिनिस्ट आंदोलन की अगुआ, स्त्री मुक्ति हेतु संघर्ष, पुंसवादी समाज पर आक्रामक प्रहार की लेखिका के रूप में ये जानी जाती हैं। बंग महिला की कुंभ में छोटी बहू और दान प्रतिदान 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, मुरला 1908 में, दलिया 1909 में, सरस्वती के विभिन्न अंकों में तथा मन की दृढ़ता 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके पूर्व इनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बात सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवादात्मक शैली में प्रार्थना व अनेक प्रश्न करती है। इस कहानी में कोलकाता शहर का प्रभावशाली वर्णन है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जो आपका दिया हुआ है चंद्रदेव से मेरी बातों में क्या कोलकाता शहर का जिक्र किया गया। तो कोलकाता शहर हम लोग याद करें किसमें चर्चा हुई है? तो कोलकाता शहर की चर्चा चंद्रदेव से मेरी बातों में हुई है। इस कहानी में कोलकाता शहर के प्रभावशाली वर्णन हुआ है। बंग महिला कुंभ में छोटी बहू, कहानी को अपनी माता निर्दावासिनी घोष के गल्प का अनुवाद मानती हैं, पर भवदेव पांडे हिंदी कहानी का पहला दशक इसे बंग महिला की मौलिक कहानी मानते हैं। गोपाल राय हिंदी कहानी के इतिहास में पृष्ठ संख्या 49 में दिया हुआ है, जहां से यह लाइन ली गई। भवदेव पांडे हिंदी कहानी का पहला दशक इसे बंग महिला की मौलिक कहानी मानते हैं। बकौल भवदेव पांडे बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इसी कहानी में भारत के बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। इसे कतिपय विद्वानों ने हिंदी का प्रथम पत्रात्मक, व्यंग्यात्मक एवं एकालाप की कहानी भी कहा है। इस कहानी के कलेवर में स्थानांतरण, नीति, पेंशन, देश के प्रजातंत्र पर व्यंग्यात्मक प्रहार भी है। ये हम लोग दोस्तों देख रहे हैं क्या, जो कहानी हम लोग को पढ़नी है चंद्रदेव से मेरी बात के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ देख ले रहे हैं क्या क्या अभी हमें पढ़ना है इसमें।
गोपाल राय इसके बारे में लिखते हैं चंद्रदेव से मेरी बात के बारे में कि कहानी में समकालीन वायसराय करजन के प्रशासन का करारा व्यंग है। बंग महिला की दूसरी कहानी कुंभ में छोटी बहू में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट एक ग्रामीण मध्यवर्गीय परिवार की एक छोटी बहू के परिवार के सदस्यों के अनिच्छा के बावजूद कुंभ स्नान के लिए प्रयाग जाने की कथा है। इस कहानी में समकालीन ग्रामीण मध्यम वर्ग के ऋणग्रस्त वातावरण, सामाजिक पारिवारिक संबंध, धार्मिक नैतिक विश्वास, समाज परिवार में स्त्रियों की स्थिति, रेल यात्रा की हालत का विश्वसनीय अंकन हुआ है। यह पौराणिक ऋण और विश्वास के विरुद्ध एक उल्लेखनीय कहानी है। इस कहानी में एक भोजपुरी गांव और उसका परिवेश कदाचित पहली बार अंतरंगता के साथ प्रस्तुत हुआ है। हिंदी कहानी में आंचलिकता का एक पटु देने की परिपाटी का आरंभ इसी कहानी से होता है। यह कहाँ पृष्ठ लिया गया? हिंदी कहानी के इतिहास प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 50 से लिया गया है। राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की दुलाई वाली कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में बहुचर्चित एवं कुछ आलोचकों की दृष्टि में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह कहानी हास्य रस के लबरेज से युक्त है। कहानी का ताना बाना वंशीधर और नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक के धरातल पर बुनी गई है। इस कहानी में मुगल सराय वर्तमान के पंडित दीनदयाल से इलाहाबाद तक की यात्रा के वर्णन के द्वारा हास्य व्यंग की सुंदर सृष्टि की गई है। इस कहानी का आरंभ दशाश्वमेध घाट यानी काशी से होता है। साथ ही इस कहानी में पहली बार पति के संग रेल में सफर करने वाली स्त्री का पति से वियुक्त होने पर उसकी दयनीय दशा, घबराहट, रुदन, डर इत्यादि का वर्णन मनोवैज्ञानिक धरातल पर छुआ है। इस स्त्री के पति नवल किशोर गुप्त रूप से रेलगाड़ी में मुगलसराय से ही बने रहते हैं और इलाहाबाद में अपने मित्र बंशीधर के समक्ष दुलाई वाली के रूप में जब प्रकट होते हैं तो बंशीधर हतप्रभ रह जाते हैं और दोनों के बीच फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ता है। दुलाई वाली का अर्थ दो परतों वाले झीना वस्त्र लोई से है। दुलाई वाली का अर्थ दोस्तों याद रखिएगा, दुलाई वाली का अर्थ क्या होता है? दो परतों वाले झीना वस्त्र लोई से है। स्थानीय रंग, स्थानीय विशिष्टताओं का चित्रात्मक व्यक्ति, भाषा का देश सेवक, यथार्थोन्मुख प्रवृत्ति इत्यादि इस कहानी के उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने दुलाई वाली को चूहल बोध की कहानी कहा है। ये लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा। डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कहा है? दुलाई वाली को चूहल बोध की कहानी कहा है। इस चूहल बोध के बीच मध्यवर्ग के आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत बहुत मार्मिक हैं। समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण भी कहानी को नयापन प्रदान करता है। साथ ही स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख और दबा छिपा समर्थन भी कहानी का उल्लेखनीय बनाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। इस कहानी का उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका हास्य व्यंग्य समाज के प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी हमारी जो दी हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी को अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे से ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात से हैं। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में
किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ऐसी पोस्ट में रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियां में भ्रमण करते। अतः अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत में अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी कमीशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे आज सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको अब इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना है तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अड़खेलियाँ करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता है उसके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा है, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का सहसा नहीं हो सकता, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह
चू तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भाव त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान के में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीली फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों को की विश्व व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बपू में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक के शशांक शशधर संश्लाक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ से विज्ञान पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है, और पर ऐसा थोथा विश्वास आप लोगों को भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत के वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति की ही हैं। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, अब सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपको आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से आपको उसको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा?
यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, और यदि बूझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उसके राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला।